मैं एक और गंभीर मुद्दे पर आता हूँ, किसान आंदोलन पर आता हूँ। किसान आंदोलन के नेताओं ने, जिसमें से एक नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, उन्होंने कहा 2 अक्टूबर तक आंदोलन चलेगा। कुछ की स्ट्रैटेजी ये है कि इस आंदोलन को उत्तर प्रदेश के चुनाव तक खींचा जाए। मैं आपसे साफ तौर पे जानना चाहता हूँ, क्या अब आपको लगता है कि ये किसान आंदोलन बीजेपी विरोधी राजनीतिक आंदोलन बन गया है? देखिए, ये तो हर अच्छे कार्य में पिछले 6 वर्ष के अंदर आप देख रहे होंगे, जब भी केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार कोई अच्छा काम करती है तो आंदोलन जीवी कोई ना कोई आंदोलन खड़ा करते हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार ने किसानों के हित के लिए जो कार्य किए हैं, और खासतौर पर विगत 6 वर्षों के दौरान जितने कार्य हुए हैं, आजादी के बाद कभी इस प्रकार के कार्य नहीं हुए। अन्नदाता किसान का जितना सम्मान हुआ है, सॉयल हेल्थ कार्ड से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तक अगर आप जाएंगे, सभी प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण। आज गन्ना किसान इस बात के लिए संतुष्ट हो सकता है कि आने वाले समय में उसका भविष्य उज्जवल है, क्योंकि अब शुगर केन से शुगर जितनी आवश्यकता होगी उतनी शुगर बनेगी। से शुगर की आवश्यकता नहीं, तो शुगर केन से सीधे इथेनॉल बना करके हम अच्छा लाभ किसान को दे सकते हैं। ये चीजें मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। लागत का 1.5 गुना दाम एमएसपी देने का काम मोदी जी ने दिया। यह कानून खेती के अनुबंध से संबंधित नहीं, यह कानून फसल के अनुबंध से संबंधित है और वो पहले से ही देश के अंदर चल भी रहा है। यह एक विकल्प है, बाध्यता नहीं, लेकिन उसके नाम पे भोले भाले किसानों के कंधे पे बंदूक रख करके साधने का प्रयास कुछ निहित स्वार्थी तत्व कर रहे हैं। हमारी तो अपील है हर किसान बंधु से कि भाई वे आएं। शासन ने बातचीत करने के ऑफर दिए हैं। प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य के बाद तो मुझे लगता है स्वतःस्फूर्त भाव के साथ आंदोलन को स्थगित करके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित कमेटी के सामने जाकर के अपनी बात रखते हुए वह सरकार को अपनी सुझाव देती, मामला आगे बढ़ जाता। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि किसानों के हित के लिए किए गए निर्णय को राजनीतिक रूप देने का प्रयास हुआ है। अंग्रेजी में कहावत है जिसका मैं हिंदी ट्रांसलेशन करके आपको बताऊं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पसंद किया जाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नापसंद किया जाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पसंद किए जाए नापसंद ना किए जाए लेकिन उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। योगी आदित्यनाथ जी उस श्रेणी में आते हैं। आपके इन कपड़े को देखकर, आपकी इस डील डॉल को देखकर एक बड़ा पॉलिटिकल वर्ग ऐसा उसको लगता है कि भाई एक भगवाधारी उत्तर प्रदेश की गद्दी पर क्यों? क्या ये आपने कभी महसूस किया है? क्योंकि हम नेशनल कैपिटल में या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में घूमते हुए हमेशा इसको महसूस करते हैं, इनफैक्ट सोशल मीडिया पर भी। ये आज से थोड़े हो रहे, 2017 से ही हो रहा है। और ये तो 1998 से मैं गोरखपुर में भी देखता था। मैं 1998 से 2017 तक गोरखपुर में सांसद था। 2017 से मुझे प्रदेश का दायित्व दिया गया, तब भी मैं इस बात को सोचता था। लेकिन उससे न मेरी सेहत पे कोई असर पड़ने वाला है, न प्रदेश की सेहत पे कोई असर पड़ने वाला है। लेकिन मुझे उनके स्वास्थ्य की चिंता जरूर होती है कि जैसे जैसे प्रदेश विकसित हो रहा है, विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ करके एक महाशक्ति यानी एक आर्थिक महाशक्ति की ओर अग्रसर हो रहा है, तो वैसे वैसे उनकी पीड़ा भी बढ़ती होगी। उनके सारे अनुमान ध्वस्त होते होंगे, उनके पूर्वाग्रह जनता के द्वारा खारिज किए जाते होंगे। इसलिए पीड़ा अच्छी बात है, वह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक प्रकार के जनता और प्रदेश के शुभचिंतक ही हैं। क्योंकि अगर वह हमारा विरोध नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे लगेगा विरोधियों की मंशा क्या है। तो हम लोगों को इन सब चीज़ों से भी सहायता मिलती है। वो जितना हमारा विरोध करेंगे तो हमें लगता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। 4 साल से वो सोच रहे थे योगी जी एक गलती करें और हम उनको पकड़ें। उनको शायद लगा कोविड काल में मौका मिलने वाला है, लेकिन आपने उस परिकल्पना को पूरी तरह से बदल दिया। देखिए, टीम क्या वर्क, कोरोना काल आपके लिए सीखने वाला था? देखिए मेरे लिए, देखिए
वे लोग तो बहुत अवसर देखते थे। हमने इन्वेस्टर समिट किया 2018 में। उससे पहले 2017 में जब मैं आया था तो इन्होंने हमारे यहाँ उस समय भी काफ़ी बड़ा हंगामा खड़ा करने का प्रयास किया था, जब गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इन्होंने कहा था कि ऑक्सीजन के अभाव में बच्चे मरे हैं। याद हो? कितना बड़ा झूठ था। एन्सेफ्लाइटिस के खिलाफ हम लड़ाई को आगे बढ़ा रहे थे, ये लोग हमारे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे। 2018 में इन्वेस्टर समिट के पहले भी इन्होंने इसी प्रकार का वितंडावाद खड़ा करने का प्रयास किया था। 2019 के पहले कुंभ के पूर्व भी इन्होंने इसी प्रकार का किया था। कुंभ का आयोजन हमने पूरी भव्यता के साथ किया, अब तक की एक यूनिक इवेंट रही। 2020 में भी इन्होंने तमाम प्रकार के षड्यंत्र किए। कोरोना कालखंड के पहले सोचते थे कि सरकार फेल हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। हमने कहा देखो, जैसे हमने पूर्वी उत्तर प्रदेश और प्रदेश के 38 जनपदों में इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह मिट्टी में मिलाकर के पूरी तरह समाप्त कर दिया है। हमने प्रदेश के 72 इन्वेस्टर समिट के माध्यम से प्रदेश को निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य बना दिया है। हमने कुंभ को दुनिया के एक यूनिक इवेंट के रूप में बदल करके यूनेस्को जैसी संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भी कहना पड़ा कि यह मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है, उस रूप में प्रस्तुत किया है। ऐसे ही बेहतर कोरोना प्रबंधन हम करेंगे, हमें कोई संदेह इसमें नहीं था, क्योंकि हमारे मार्गदर्शन के लिए, प्रेरणा के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी सदैव तत्पर रहते थे, सदैव उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता था। उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने यह सफलता प्राप्त की है। कोरोना आज हमारे यहाँ न्यूनतम स्तर पर है और हम लोग तेजी के साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को फिर पूर्व की भांति आगे बढ़ा रहे हैं। योगी जी, अगर हम बात करें अयोध्या की, तो भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और लोगों ने कहा योगी और मोदी जब नहीं होंगे तब मंदिर का निर्माण नहीं होगा तो कब होगा, और फाइनली वो हो रहा है। जल्दी ही उसका मूर्त स्वरूप हमको देखने को मिलेगा। लेकिन लोगों के मन में एक और सवाल है कि मथुरा और काशी ये कब मुगल कालीन चिन्हों से मुक्त होंगे? देखिए, इस देश ने नारा दिया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये जनता का संकल्प था, देश की आस्था थी, और उस संकल्प और उस आस्था को मूर्त रूप दिया जा रहा है। एक संकल्प था, उस संकल्प की पूर्ति हो रही है, और संकल्प पूर्ति का काम पूरा होने के बाद जनता का जो संकल्प होगा उस संकल्प के साथ हम लोग जुड़ेंगे। आज अयोध्या में भी मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, विकास की ढेर सारी योजनाएं वहाँ मूर्त रूप लेती जा रही हैं। काशी में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काशी विश्वनाथ धाम और पूरी काशी एक नए कलेवर के साथ पुरातन परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखते हुए, आध्यात्मिक थाती को संरक्षित करते हुए जिस नए कलेवर के साथ वैश्विक मंच पर आई है काशी विश्वनाथ धाम, उस दिशा में एक नया प्रयास है। आप वृंदावन जाएंगे, मथुरा जाएंगे, बरसाना है, गोकुल है, नंदगांव हैं, बलदेव हैं, ये सभी तीर्थ विकसित हो रहे हैं। देश और दुनिया से आने वाला हर श्रद्धालु इन सब विकास के कार्यों को अपनी आंखों से देख रहा है। इस बार तो कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक भी वहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हो रही है, बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही है। ये सभी चीज़ें चलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ हर एक फील्ड में यहाँ की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुँचाने का काम हो रहा। भौतिक विकास के फील्ड में भी उसको इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ाया। आपने कहा नारा लगा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। नारा ये भी लगा था अयोध्या अभी तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, तो ये नारा भी लगेगा। मैंने कहा ना, संकल्प राम भक्तों का अयोध्या के लिए कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। उन राम भक्तों को, उन पूज्य संतों को जिन्होंने राम मंदिर के कार्यों को अपनी आंखों से देखा नहीं है, सूक्ष्म जगत में रह करके जब वह इन चीज़ों का अनुभव करते होंगे तो उनकी आत्मा को असीम शांति प्राप्त होती होगी। राम मंदिर निर्माण भारत की आस्था को सम्मान देने का एक कार्य है और उस संकल्प की पूर्ति का है। ये सभी समय के अनुसार आगे बढ़ने दीजिए और राम मंदिर का निर्माण पहले होने दीजिए। राम मंदिर का निर्माण भव्य भारत के लिए, नए भारत का एक नया ऐसा कार्य होगा जो देश और दुनिया के लिए बहुत कुछ संदेश देगा। आखिरी दो सवाल। पश्चिम बंगाल में आप स्टार प्रचारक हैं, जाने वाले हैं, होके भी आए हैं,
नाथ संप्रदाय से भी जुड़े लाखों लोग वहाँ पर रहते हैं। क्या मैसेज होगा पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए, और ख़ास तौर पर ऐसे वक्त जब पॉलिटिकल फाइट इतनी नैरो हो गई है, इतनी संकीर्ण हो गई है कि वहाँ पर हिंसा से कम पर बात ही नहीं होती है। देखिए, बंगाल भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भूमि है। और बंगाल की धरती में मुझे तो आश्चर्य होता है कि शासन की योजनाओं को वहां तक, उन गरीबों तक, उन गांवों तक आज तक क्यों नहीं पहुंचने दिया गया। 1885 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ नाम का एक उपन्यास लिखा था। बंगाल के विप्लव के बारे में उसमें बहुत विस्तार से चर्चा है। अगर बंगाल के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में देखना है तो दृश्य आज भी देखने को मिलते हैं। राज्य सरकार अपने स्तर पर तो कोई काम करती नहीं, लेकिन केंद्र सरकार की योजनाओं को भी लागू नहीं होने देती। वहां गरीबों को आवास नहीं मिलते, वहां पर गरीबों के लिए, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि लागू नहीं किया गया। जो देश के किसान, उत्तर प्रदेश में 2,42,00,000 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से आच्छादित थे। 6,000 रुपये सालाना उन्हें मिल जाता है, उनके खाते में आ जाता है। बंगाल का किसान उससे वंचित है क्योंकि वहाँ की राज्य सरकार ने, टीएमसी की सरकार ने लागू नहीं होने दिया। प्रदेश में हम, उत्तर प्रदेश में हम 40 लाख गरीबों को 4 वर्ष में मकान दे दिए एक एक। बंगाल के अंदर लागू नहीं होने देता है। प्रदेश के अंदर 6 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत का 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा का कवर हमने दिया है। वे बंगाल में आयुष्मान भारत को लागू नहीं होने देते हैं। हमने प्रदेश के अंदर 1,38,00,000 लोगों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिए हैं। बंगाल के अंदर ये लागू नहीं होने देते। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन दिए, वे लागू नहीं होने देते। ये सब भारत सरकार से मिलने वाली सहायता है, भारत सरकार के सहयोग से हम कर रहे हैं। तो खुशहाली उत्तर प्रदेश में होगी या बंगाल में होगी? जब लागू हम प्रदेश के अंदर कर रहे हैं, ईमानदारी से लागू कर रहे हैं, इसीलिए डबल इंजन की सरकार चाहिए। इसीलिए कहा जा रहा है कि दोनों केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के जब चलती हैं तो उसका दुगना लाभ और कई गुना लाभ जनता को प्राप्त होता है। लेकिन जब दोनों अलग अलग ध्रुव हो जाते हैं, केंद्र की योजनाओं को राज्य में नहीं लागू कर देंगे, जब ये बेंड अपॉन करके कोई राज्य सरकार तय कर देगी तो हो सकता है उनको अपनी राजनीतिक संतुष्टि हो जाए। सफ़र तो गरीब करता है, गांव करता है, किसान करता है, नौजवान करता है, और यह बंगाल के अंदर हो रहा है। एक आखिरी सवाल, मैं आपको इतने नज़दीकी से, इतने सालों से जानता हूँ, मैंने आपको कभी थकते, रुकते या आराम करते हुए नहीं देखा। इन 4 सालों में भी आपने 24/7 काम किया है। क्या इन 4 सालों में एक भी छुट्टी ली है योगी आदित्यनाथ ने? क्या एक भी दिन अपने लिए निकाला है उन्होंने? देखिए, मेरे लिए अपना कुछ भी नहीं है। जो कुछ है प्रदेश का है, देश का है। मेरा एक ही धर्म है, वो राष्ट्र धर्म है। जो इस देश का धर्म है वह मेरा धर्म है। मेरी उपासना विधि अलग हो सकती है, और चरेवेति चरेवेति के इस मंत्र के साथ हम लोग निरंतर चलते हैं। अपने लोक कल्याण के पथ को अग्रसर कर रहे हैं। लोक कल्याण के माध्यम से राष्ट्र कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, यही जीवन का उद्देश्य है, और इसमें सफलता मिलेगी, अवश्य मिलेगी। और चुनाव में आप किससे मुकाबला देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी या कोई और अलायंस? देखिए, आपने शिवपाल जी का नाम क्यों छोड़ दिया? या कोई और अलायंस बोला मैंने, या कोई और अलायंस? तो उसमें ओवैसी भी आ गए। उनको भी तो नेता मान लें। ये तो प्रदेश की जनता पहले ही तय कर चुकी है। 2014 के चुनाव में, 2017 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में भी। 19 में तो सभी एकजुट होकर के लड़े थे, तो जनता पहले तय कर चुकी है। 2022 में बेहतर परिणाम आएंगे। बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, केवल कार्य करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी, आदित्यनाथ बहुत बहुत जी। धन्यवाद। और मैं चाहता हूं सब खड़े होके आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें, क्योंकि राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन्होंने इतनी बड़ी लाइन खींच दी है जिसको कम करना या मिटाना आप मुझे मुश्किल लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया योगी जी।